कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। क्या चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होने की खुशी या गम? खुशी। चैप्टर नंबर 4 हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, नया चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में हमने पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हमने मोशन के बारे में तो पढ़ा और उसके कोजेस कंसिडर नहीं किए, मतलब हमने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा। पर अब हम कोज कंसिडर करने वाले हैं कि अगर मोशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होगी। तो आ जाते हैं चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। When we consider यूनिफॉर्म मोशन, जब हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन 0, राइट? सो व्हेन वी कंसिडर यूनिफॉर्म मोशन एट द टाइम कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना होगा एक्सेलरेशन, मतलब कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ठीक? तो ये दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है, कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी और कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन? रिस्पॉन्सिबल कौन है? व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कौन है रिस्पॉन्सिबल, राइट? मान लो कि कोई फुटबॉल है, वो रेस्ट पे है, अगर उसे मोशन में लाना है तो हमें किक करना पड़ेगा। जब हम किक करेंगे तो वो बॉल जो है वो मोशन में आएगा, मतलब हमें कुछ एफर्ट डालना है, उसकी वजह से वो मोशन में आ रहा है, राइट? व्हेन वी थ्रो एनी स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? कुछ वर्टिकली अपवर्ड हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ये सुनो, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? सम टाइप ऑफ फोर्स, कुछ फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। जो फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस में आएगा? मोशन में। दिस फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो फोर्स है उसके पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉस। वेक्टर लॉस मतलब हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसे फॉलो करना चाहिए। तो क्या ये फोर्स वेक्टर लॉस को फॉलो करता है? यस, दिस फोर्स फॉलोज वेक्टर लॉस। तो फोर्स फॉलो करता है, देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट फॉलोज वेक्टर लॉस। क्या ठीक? तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमें वेक्टर वाले कंसेप्ट कंसीडर करने होंगे इस चैप्टर में।
तो अब हमने मान लिया कि जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कुछ फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, फोर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स हो सकता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब मान लो कि ये मार्कर जो पड़ी हुई है मेरे हाथ में, ठीक है, उसे अगर मुझे मोशन में लाना है, ठीक है, तो मुझे कुछ फोर्स देना होगा, मतलब इसके कांटेक्ट में आना होगा। तो ये फोर्स कैसा हो गया? कांटेक्ट फोर्स। जब हम मोशन में ला रहे हैं तो ये जो हाथ है जिसके ऊपर ये मार्कर रखी हुई है, वो हाथ इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेगा, यस और नो? वो कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, यस और नो? तो वो फोर्स कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में आते हैं रेजिस्टिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या ठीक? तो ये सारे फोर्स कैसे हो गए? कांटेक्ट फोर्स, क्या ठीक? जब कोई चीज़ हवा में है तो हवा की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स बोल सकते हैं? विस्कस फोर्स। जनरली वी ऑब्जर्व दिस विस्कस फोर्स इन फ्लूइड्स। तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। अब सेकंड टाइप ऑफ फोर्स होता है फील्ड फोर्स। When there isn't any contact between object when there isn't any contact between object and the source, then that type of force is called field force. For example ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ही मैं ये मार्कर को लीव करूं तो वो कहाँ पे जाएगी? नीचे की तरफ। तो वो नीचे की तरफ जा रही है, वो किसकी वजह से जा रही है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जा रही है, तो क्या अर्थ इसके कांटेक्ट में है? क्या ग्राउंड इसके कांटेक्ट में है? नहीं, ये तो ऊपर है हवा में। फिर भी अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वो कौन सी तरफ जाएगी? नीचे की तरफ। तो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट दिस फोर्स इज एक्टिंग, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। कोई फील्ड है, कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। When we keep iron nail near to the magnet, then what will happen? That iron nail will get attracted towards the magnet. क्या आयरन नेल और मैग्नेट के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है? थोड़ा सा दूरी पे रखा जाए फिर भी आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उस समय में भी आयरन नेल और मैग्नेट के बीच में तो कोई कांटेक्ट है नहीं, फिर भी कोई फोर्स लग रहा है। तो ऐसा फोर्स कौन सा फोर्स हुआ? फील्ड फोर्स। वो किसकी वजह से लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, क्या ठीक? तभी भी कोई कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और फोर्स लगेगा। तो ऐसे फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे फोर्स हो गए? फील्ड फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स हो गया, फील्ड फोर्स हो गया, क्या ठीक? समझ में आ रहा है? एकदम परफेक्ट। अब आगे बात करें तो ये तो थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे कैसे फोर्स रहते हैं। दो तरह के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। अब आके बात करूं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, when any object is at rest and if we want to displace this object, then what we have to do? To bring this object in motion we have to apply some external force, कोई external force लगाना होगा। when any object is at rest, then external force is required to bring that object in motion, क्या ठीक?
उसको मोशन में लाने के लिए कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा। कोई चीज़ पड़े पड़े चलने लगती है क्या? क्या नहीं चलने लगती ना? मोशन में लाना है तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाना होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हमको मालूम है, आप क्या पढ़ा रहे हो ये? हाँ मालूम है, पर इसके पीछे के रीज़न क्या हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। अब चलो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मोशन में लाना है तो हमें फोर्स लगाना होगा। पर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड इफ यू वांट टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट देन व्हाट वी हैव टू। अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है, कुछ रफ्तार से मोशन कर रहा है, ठीक, अगर उसे स्टॉप करना है, उसका मोशन रोकना है तो क्या करना होगा? रिटार्डेशन। तो कुछ फोर्स तो लगाना होगा। वी हैव टू अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। जैसे ही जिस तरफ मोशन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो क्या ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? जैसे गाड़ी जा रही होती है तो ब्रेक लगा दें तो ब्रेक की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होता है? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन सम opposite force is required to bring that object to rest। रेस्ट पे लाने के लिए कुछ हमें फोर्स लगाना होगा। When object is in motion, some opposite force is required to bring that object to rest। रेस्ट पे लाने के लिए कुछ तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कुछ फोर्स लगाना होगा। क्या समझ में आया? तो ये हो गई फोर्स के बारे में बातें। चल रहा है और स्टॉप करना है तो फोर्स लगा दो। अगर रुका हुआ है और मोशन में लाना है तो फोर्स लगा दो तो मोशन में आएगा। क्या ठीक? इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन। का यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? ये चीज़ आप लोगों को सोचनी है। जब तक ये चीज़ आप लोग लिख रहे हो तब तक इस क्वेश्चन पे गौर करो, सोचो, फिर इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। क्या पूछा था सवाल मैंने? इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड to keep a body in uniform motion। कैसी बात कर रहा हूँ? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करने के लिए? नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, according to Greek thinker Aristotle, something external is required to keep an object in motion। So according to Aristotle, something is required, some external thing is required to keep an object in motion, keep body moving, something external is required। It means, what is something? It means an external force is required
टू कीप एनी बॉडी इन मोशन। कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। अब ये सही या गलत देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे के पास टॉय कार है, ठीक है। वो टॉय कार चला रहा होता है, तो टॉय कार जो है, मान लो कि जो टॉय कार है उसे वो आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो वो आगे की तरफ लेके जा रहा होता है, तो कुछ वो फोर्स लगाता है, तब वो कार आगे जाती है, टॉय कार। मान लो सिंपल कार, कोई मैकेनिज्म मत कंसीडर करो, कोई मोटर वोटर मत कंसीडर करो, ठीक है। मोटर की वजह से फिर दूसरे फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह, वो सब हमें नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। सिंपल सी कार कंसीडर करो, सिंपल सी टॉय कार कंसीडर करें, तो वो टॉय कार को मोशन में रखने के लिए क्या वो बच्चे को कंटिन्यूसली कोई फोर्स लगाते रहना चाहिए कि वो बस एक बार लगा देगा कार चलती रहेगी? क्या कंटिन्यूसली कोई फोर्स लगाते रहना होगा? सो टू कीप एनी बॉडी इन मोशन सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ये चीज़ उन्होंने बोली, और ये चीज़ कहीं कहीं पे आप लगाओगे तो प्लेनेटरी मोशन पे भी लगेगी। ये प्लैनेट्स भी मोशन में है, किसकी वजह से? कुछ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। मान लो कि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो ये प्लैनेट रुक जाते। क्या प्लैनेट रुक ही जाएंगे कि मोशन करते रहेंगे? रुक जाएंगे, दे विल कम टू रेस्ट, तो वो मोशन करना छोड़ देंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ये चीज़ किसने बोली? एरिस्टोटल ने। बट दिस थिंग इज नॉट करेक्ट। ये एरिस्टोटल ने जो बोला वो करेक्ट नहीं है। एंड देयर इजंट एनी फॉल्ट ऑफ एरिस्टोटल, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, पर गलती क्या है, यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड क्या नहीं किया? जब हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं तो जब भी किसी बॉडी को मोशन में रखना है तो सरफेस उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बॉडी पे, उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होता है। सपोज देयर इजंट एनी फ्रिक्शनल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स or viscous force, in the absence of frictional force or viscous force, we don't have to apply any external force to keep body in motion। हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं होगा। ये चाइल्ड को जो है वो कंटिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ता है। वो किसकी वजह से लगाना पड़ता है? वो टॉय कार के जो टायर हैं और नीचे जो ग्राउंड है, सरफेस है, उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से गाड़ी जो है वो स्टॉप हो जाती है। अगर थोड़ा सा फोर्स लगा भी दिया, आगे चली भी गई तो रुक जाएगी। किसकी वजह से रुक रही है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यस और नो? कोई रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन का ओपोज कर रहा है। अगर वो ओपोज नहीं करता तो क्या गाड़ी कंटिन्यूसली चलती रहती? यस और नो? तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं। तो ये चीज़ इंक्लूड करना रह गया, अदरवाइज तो ये ठीक है। पर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स is required to keep body in motion। फ्रिक्शनल फोर्स और यू कैन से रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं रेजिस्टिव फोर्स, जो इस मोशन का अपोज कर रहा हो। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। क्या ठीक? एंड दिस थिंग वॉज गिवन बाय गैलीलियो। ये चीज़ किसने बताई? गैलीलियो ने। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, व्हेन देयर इजंट एनी एक्सटर्नल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स, देन नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। तो फिर हमें कोई बाहर से फोर्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ठीक? क्या समझ में आया? एकदम। चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लेट मी कंसिडर वन इंक्लाइन प्लेन।
यहाँ पे ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर कर रहा हूँ, एंड हियर आई हैव वन बॉल. When this ball is moving downward, down to incline this plane, then this will perform accelerated motion. इसका मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन. क्या ठीक? नीचे जाएगा तो क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी? ऊपर से नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़े. एज स्पीड इंक्रीजेस द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन. चल, मान लो कि अगर बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स दिया जाए, देन दिस बॉल विल मूव इन अप, दिस बॉल विल मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, राइट, ऊपर की तरफ जाएगा. एट दैट टाइम दिस बॉल विल परफॉर्म डिसेलेरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन. इट मीन्स स्पीड ऑफ दिस बॉल विल डिक्रीज. इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड घटती जाएगी. क्या ठीक? तो बॉल की स्पीड घटती जाए. बट इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई कंसिडर हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइक दिस, अगर यहाँ पे कंसिडर किया जाए, राइट, देन इफ वी कंसिडर स्मूथ सरफेस, देन दिस बॉल विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कैसे मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. क्या ठीक? इंक्लाइन प्लेन लिया नीचे की तरफ तो कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन. ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसा मोशन होगा? डिसेलरेटेड मोशन. और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर कर दूं, स्मूथ सरफेस कंसीडर कर दूं, देन दिस बॉडी विल मूव विदाउट एनी एक्सेलरेशन. इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल विल रिमेन कांस्टेंट. क्या ठीक? एकदम परफेक्ट. समझ में आ रहा है? ओके. हियर आई एम कंसिडरिंग टू इंक्लाइन प्लेन, and here suppose from this height the ball is released, then this ball will move in this direction and it will reach to the same height. कहाँ पे पहुँचेगा? सेम हाइट पे पहुँचेगा. जैसे ही यहाँ से रिलीज करोगे, देन इट विल रीच टू द सेम हाइट. नाउ हियर इफ आई रिड्यूस द स्लोप ऑफ दिस सेकंड inclined plane, then what will happen? This ball will move up to the same height. सेम हाइट तक पहुँचेगा ही, जो इनिशियली हाइट है, सेम हाइट तक पहुँचेगा ही, बट इट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. अब मान लो कि यहाँ पे सेकंड प्लेन जो है वो इंक्लाइन नहीं हो और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, तो ये कहाँ तक जाएगा? अगर यही सिचुएशन दिखाएं, मान लो ऐसी सिचुएशन होती, देन दिस बॉल विल मूव अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस. एंड दिस इज द आइडियल सिचुएशन. दिस इज द आइडियल सिचुएशन. यहाँ से छोड़ा और कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक. रुका ही नहीं कहीं. दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिस. प्रैक्टिस में तो कहीं से भी आप लोग छोड़ोगे, आगे जाके रुक ही जाएगा. क्यों रुक जाता है? क्यों रुक जाता है? इनकी वजह से कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है. यस और नो? सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स. वो उसके मोशन का क्या करता है? ओपोज. उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है? स्टॉप. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट. मान लो कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो ही नहीं, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं हो, कोई विस्कस फोर्स नहीं हो, तो ये ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा. बिकॉज टू स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड. अगर उसे रोकना है, मोशन में है और उसे रोकना है, तो कोई फोर्स तो लगाना पड़ेगा. मान लो कि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये बॉडी कहाँ तक जानी चाहिए? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जानी चाहिए. क्या समझ में आया? एकदम
परफेक्ट। लिखना है तो जल्दी से लिख लो। चलो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट मी कंसीडर टू इंक्लाइन प्लेन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल को मैं मान लेता हूँ θ1, इसको मैं मान लेता हूँ θ2। सपोज द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, राइट? देन हियर द बॉल विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड फ्रॉम दिस द बॉल विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। If θ1 इज इक्वल टू θ2, मान लो ये दोनों एंगल कैसे रहे? सेम। एंड सपोज दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस बॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज d1 एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज d2। अगर मान लो दोनों एंगल सेम रहे, ठीक है, दोनों इंक्लाइन प्लेन के लिए एंगल क्या है? सेम। देन distance traveled during downward motion and upward motion is same, d1 is equal to d2। क्या ठीक? और कंडीशन लेते हैं। इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, मान लो कि ये एंगल कम हो, क्या हो? कम हो। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे, याद हो तो, अगर मैं यहाँ पे स्लोप कम करूँगा तो बॉल को डिस्टेंस जो है वो क्या करना होगा? ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। देन d2 इज ग्रेटर देन d1। हाइट तो वो सेम अचीव करना चाहता है, ठीक है। जब हम कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इफ़ देयर इजंट एनी फ्रिक्शनल फोर्स, इफ देयर इजंट एनी रेजिस्टिव फोर्स विच ऑपोजिट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन d2 इज ग्रेटर देन d1। तो उसे इस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। इफ़ θ1 इज लेस देन θ2, मान लो ये एंगल कम, ठीक, तो क्या होगा? देन d2 इज लेस देन d1। अगर ये कम होगा तो यहाँ पे कम ट्रैवल करेगा। इफ़ θ2 इज इक्वल टू 0, देन अगर मान लो θ2 क्या हो जाए? 0। अगर θ2 0 हो गया तो ये बॉल जो है यहाँ पे आने के बाद हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन करेगा और कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो जो इसका अपोज करे, तो d2 क्या होगा? फिर वो कितना ट्रैवल करेगा? यहाँ से वो कितना ट्रैवल करेगा? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। कोई अपोज करने वाला नहीं है। देन d2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। If there isn't any frictional force, then the ball will travel infinite distance if θ2 is equal to 0। क्या ठीक? ये सारी आइडियल केस हो गए, बट इन प्रैक्टिस सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल एक्ट। कुछ तो फ्रिक्शन लगेगा ही, कुछ भी फ्रिक्शन ना हो, कोई भी अपोज ना करे, ऐसा तो होगा नहीं। प्रैक्टिस में हमको मालूम है कि बॉल जो है वो थोड़ी देर के बाद स्टॉप होने वाला है, हमको मालूम है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कुछ तो फ्रिक्शन होगा, हम उसे एलिमिनेट कर सकते नहीं हैं। हाँ, ये तो आइडियल चीज़ हो गई। लो लाने के लिए, जब भी लो लाना होता है तो आइडियल सिचुएशन कंसिडर करनी होती है, क्या ठीक? देयरफॉर वी कैन से दैट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन are equivalent। रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट है बिकॉज when object is at rest it will remain at rest in the absence of no external force। in the absence of external force the object at rest will remain at rest and the object in motion will continue its motion in the absence of external force। when no external force is acting, when no external
force acts on a body at rest remain at rest and body in motion continue its motion with uniform velocity. क्या ठीक? When no external force acts on a body at rest remain at rest and body in motion continue its motion with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करेगा, ठीक है। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा ना हो। आप लोगों को मालूम है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तब हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तो है, पर हम वो एक्सटर्नल फोर्स क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज सम फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो उसकी इफेक्ट को अपोज करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जितना फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही अगर मैं आगे की तरफ फोर्स लगा दूं तो नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी के ऊपर? 0। देन इट विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इट्स मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड दिस प्रॉपर्टी of a body is called inertia. This property of a body is called inertia. What is the meaning of inertia? Inertia means to oppose the change. To oppose the change. It means when no external force is acting on a body, the body at rest will remain at rest. वो मोशन में आएगी नहीं, कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर ही वो अपना जो स्टेट है वो चेंज करेगी। एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन, वो अपना मोशन स्टॉप करने वाली नहीं है। इफ़ यू वांट टू स्टॉप देन यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स. Without that, it is not going to change its state, and this property of a body is called inertia. वो ओपोज करना चाहती नहीं है, अगर मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहती है। पर अगर आप एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो उसकी वजह से इसके स्टेट में चेंज आ सकता है, पर खुद तो वो ओपोज करेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। वो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखता है, वो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखता है। मतलब रेस्ट पे कोई चीज़ पड़ी है तो अपने आप तो चलने वाली नहीं है, क्या ठीक? सो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया मीन्स टू ओपोज द चेंज, क्या ठीक? समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट. तो आज यहाँ तक रखते हैं. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज तक के लिए इतना ही. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू. अब आप लोगों को ये लिखना भी होगा तो इसे लिख लेना, मैं टाइम दे रहा हूँ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.